हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इशू ऑफ शेयर्स और मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर और उसके प्रोविज़न यानी कि कंडीशंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। सी मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सी अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स कंपनी अलॉट टू गिव शेयर टू द जनरल पब्लिक। सी जब कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को दे देती है यानी अलॉट कर देती है तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आई बात समझ में। उसके बाद व्हेन अ पब्लिक कंपनी वांट्स टू इशू द शेयर टू द जनरल पब्लिक इट हैज़ टू इशू प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर को जनरल पब्लिक को इशू कर दे तो उसे क्या करना होगा, उस कंपनी को क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टर इशू करना होगा। ठीक है, फिर क्या कर सकती है वो प्रोस्पेक्टर के ज़रिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टर क्या होता है चिल्ड्रन, कंपनी का उसमें एक तरह का आप समझ सकते हो डॉक्यूमेंट जैसा कुछ होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कंपनी की पूरी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, कंपनी में क्या नेचर है कंपनी का, कब इनकॉर्पोरेट हुआ, किस तरह से काम करती है, मतलब सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टर में लिखी होती है। ठीक है, तो किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर जनरल पब्लिक को चाहती है कि वो शेयर इशू कर दे तो उसे क्या इशू करना होगा, प्रोस्पेक्टर इशू करना होगा। ठीक है, सो इन रिस्पॉन्स टू इट जनरल पब्लिक में अप्लाई फॉर परचेसिंग शेयर ऑफ द कंपनी, दे आर नोन एज शेयर एप्लीकेंट। अब जब प्रोस्पेक्टर आएगा, ठीक है, कंपनी का प्रोस्पेक्टर देखेंगे तो उसके ज़रिए वो पब्लिक क्या करेगी, कंपनी के शेयर परचेस करेगी। तो वो जो जनरल पब्लिक है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं शेयर के लिए, उसे हम कहेंगे शेयर एप्लीकेंट। आई बात समझ में। इसके बाद जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये डिसीजन होता है, मतलब उनके हाथ में डिसीजन होता है कि अलॉटमेंट करना है या नहीं। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट से रिलेटेड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई बात समझ में। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रोविजन और कंडीशंस क्या है। सी टोटल आपकी बुक में दो कंडीशंस है प्रोविजन अलॉटमेंट के लिए। कंडीशन या फिर प्रोविजन दो पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहला आपको दिया गया है स्टैट्यूटरी कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद दिया गया आपको जनरल कंडीशन। आई बात समझ में। इसके अंदर काफ़ी सारी पॉइंट्स है, चलिए उस पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। सी ए स्टैट्यूटरी कंडीशन, इसमें पहला पॉइंट क्या है, सी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो, द कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC while raising its capital by issuing the share to जनरल पब्लिक। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी से अपना जो प्रोस्पेक्टर उसकी कॉपी को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने प्रोस्पेक्टर को फाइल करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, किससे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। ठीक है, अगर वो चाहती है कि वो अपने शेयर को जनरल पब्लिक को इशू कर दे। ठीक है, when the company raising the capital privately it has to prepare statement in lieu of prospector। अब पब्लिक कंपनी जो होगी चिल्ड्रन, उनको क्या करना पड़ेगा, ROC से अपने प्रोस्पेक्टर को इशू मतलब फाइल करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। आई बात समझ में। मतलब पब्लिक कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टर को फाइल करवाएगी ROC से। वहीं प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, जैसे पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करती है, वहीं प्राइवेट कंपनी को अगर अलॉट करना है शेयर जनरल पब्लिक को तो उससे क्या इशू करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर। आई बात समझ में। और उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। मतलब पब्लिक कंपनी जो है वो ROC से अपने प्रोस्पेक्टर को फाइल करवाएगी। ठीक है, वहीं जो प्राइवेट कंपनी है वो भी प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, लेकिन उसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या, देखो, applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal amount of the share or such other amount as specified by SEBI से भी। ठीक है, अब एप्लीकेंट मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं शेयर के लिए, उनको कम से कम शेयर का नॉमिनल अमाउंट कम से कम 5% उनको पे करना होगा। ठीक है, जो शेयर की जो नॉमिनल अमाउंट होगी उसका कम से कम उनको 5% जो है वो पे करना होगा। किनको, एप्लीकेंट को। आई बात समझ में। एज पर दी सेबी फॉर पब्लिक कंपनी सेबी हैज स्पेसिफाइड द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर। और लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनके लिए सेबी ने स्पेसिफाई करके रखा है कि उनको शेयर का नॉमिनल अमाउंट
जो है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइवेट ऐसा समझ सकता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए कम से कम 5% होना चाहिए, नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए शेयर का, ठीक है। एप्लीकेंट को मतलब इतना पैसा डिपॉजिट करना ही है, ठीक है, जब वो मतलब शेयर खरीदेंगे जनरल पब्लिक कंपनी से। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी से अगर कोई जनरल पब्लिक खरीद रही है, ठीक है, तो उनको नॉमिनल अमाउंट जो है शेयर का वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 25% तक का उनको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन मनी। सी चिल्ड्रन, आपको ये पॉइंट बुक में नहीं दिया, ये मैंने अपने और से आपको बताया। अब इसका मतलब क्या होता है? सी एज पर दिस कंडीशन द कंपनी हैज़ टू डिपॉजिट द मनी इनटू सेपरेट अकाउंट नोन एज शेयर एप्लीकेंट मनी अकाउंट ओपन इन शेड्यूल बैंक बाय द कंपनी। अब पब्लिक क्या करेगी? शेयर खरीदते वक्त इन कंपनी को पे करेगी, तो कंपनी वो पैसा अपने पास नहीं रख सकते। उनको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें ही वो पैसे को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा पब्लिक के, ठीक है। कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू विड्रॉ दिस अमाउंट, और कंपनी ये पैसे को निकाल या विड्रॉ नहीं कर सकती। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। चलिए, तो चौथा पॉइंट हम समझ लेते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ minimum subscription is the minimum amount raised by the company. This amount is mentioned in the prospectus. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कम से कम कितना अमाउंट वो रेज कर सकती है कंपनी, ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो प्रोस्पेक्टर में कंपनी के लिखा होगा। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days from issue of prospectus. Minimum subscription amount should be 90% of issued capital. अब मतलब अभी कंपनी क्या करना पड़ेगा? वो जो अमाउंट है वो कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो इशू करती है प्रोस्पेक्टर को, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? उस अमाउंट को, उस सब्सक्रिप्शन, उस जो अमाउंट है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 90% होना चाहिए कैपिटल का। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके बाद सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू, है ना। तो सेबी ने भी ये स्टेट किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, कि कम से कम 90% होना चाहिए शेयर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। अब कुछ कारण होते हैं जब कंपनी क्या करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं करती है। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड किए गए हैं वो कम होंगे। यानी कि सपोज करो अगर 50 शेयर कंपनी बेचने वाली है, ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि 50 शेयर सेल करे, तो हो सकता है कि 10 या 20 लोग ही मतलब सब्सक्रिप्शन लिया रहेगा शेयर को खरीदने के लिए। आई बात समझ में? तो ये एक कारण में कंपनी क्या कर सकती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द एंटायर अमाउंट रिसीव एज एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अब मान लो कि अगर दिए गए टाइम पे, मतलब सही टाइम पे या जितना स्पेसिफिक टाइम था उतने टाइम पे अगर कंपनी कलेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एप्लीकेंट्स को वो मनी रिटर्न करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब बंद हो जाएगी? सी देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट को कब बंद करना है कंपनी एक्ट में, ठीक है। बट एज पर द सेबी गाइडलाइंस सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी इशू फॉर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग कम से कम 3 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन लिस्ट को बंद कर देना चाहिए। इन केस ऑफ राइट इशू द सब्सक्रिप्शन लिस्ट बी ओपन फॉर नॉट मोर देन 60 डेज। और राइट इशू के केस में सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो 60 दिन से ज़्यादा ओपन नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ वर्क। अभी अलॉटमेंट का काम शुरू कब होगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सी द कंपनी कैन स्टार्ट द वर्क ऑफ अलॉटमेंट आफ्टर 5 days ऑफ ओपनिंग द इशू इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टर एंड विद इन 3 days इन केस ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर। तो जो पब्लिक कंपनी चिल्ड्रन, ठीक है, जब वो प्रोस्पेक्टर इशू करती है तो उसके 5 दिन के बाद वो स्टार्ट कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है, मतलब अलॉट कर सकती है शेयर को। और जो प्राइवेट कंपनी जिन्होंने स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर को इशू किया वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने काम को शुरू कर सकती है। आई बात समझ में?
उसके बाद दिस इनेबल द मेंबर ऑफ पब्लिक टू गो थ्रू द प्रोस्पेक्टर थरेली एंड डिसाइड, और इससे क्या होगा, मेंबर्स लोग को भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा ताकि वो प्रोस्पेक्टर को थरेली पढ़ सके और अपना डिसीजन ले सके। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मान लो कि अगर कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन ले लेती, ज़्यादा पैसा एप्लीकेंट से ले लेती, तो क्या, सी in the case of over subscription the company has to refund the excess application money to the applicant। अगर मान लो कि उसने ओवर सब्सक्रिप्शन लिया तो कंपनी को वो एक्सेस मनी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को रिफंड करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ फेल टू डू सो इन प्रिस्क्राइब टाइम देन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल बी पनिशेबल। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो जितने भी ऑफिसर है कंपनी के, वो सारे ऑफिसर को पनिशमेंट मिल सकती है, मतलब उनको जुर्माना वगैरह हो सकता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए उसके बाद परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है, सी every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing its share with them। For this the prospectus shall mention the name of the stock exchange। अब जो भी कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर को मतलब पब्लिक को अलॉट कर सके, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक या उससे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर को लिस्ट करवाना होगा, मतलब रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। और वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टर में उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद इफ़ परमिशन इज़ नॉट गिवन बाय स्टॉक एक्सचेंज द अलॉटमेंट मेड शैल बी कंसिडर्ड वॉइड। और अगर परमिशन नहीं मिलती स्टॉक एक्सचेंज से तो अलॉटमेंट का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। यही बात समझ में क्लियर हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। इसका मतलब कैसे, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर टू एक्ट एज अ मैनेजर टू द पब्लिक इशू। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक या उससे ज़्यादा मर्चेंट बैंकर को मतलब हायर करना पड़ेगा, जो मतलब पब्लिक के बीच और कंपनी के बीच में एज अ मैनेजर का काम करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू, कलेक्टिंग बैंकर्स, अंडर राइटर टू द इशू एंड ब्रोकर टू द इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा। तो इन सारे लोग को भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये थी चिल्ड्रन चैरिटरी कंडीशन, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सी प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब अलॉट करने की शेयर को किसके पास अथॉरिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ठीक है। सो द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अथोराइज कमिटी ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को अलॉट कर सकते हैं, या फिर अथोराइज कमिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ में शेयर को अलॉट कर देगी। आई बात समझ में। एन अलॉटमेंट मेड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी विल बी इनवैलिड। और अगर कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होगी तो वो अलॉटमेंट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, मतलब एप्लीकेशन के बाद ही शेयर्स को अलॉट किया जा सकता है। सी अ कंपनी कैन अलॉट शेयर ओनली इफ इट हैज़ रिसीव अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। अगर रिटर्न में एप्लीकेंट से लिखित में मिलता है कंपनी को, तो ही वो शेयर को अलॉट कर सकती है। ये बात समझ में। जो हमने प्रोस्पेक्टर देखा था, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको फिल करके उनको देना पड़ता है। तो अगर वो मिलता है तो ही उनको शेयर अलॉट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। थर्स नो वैलिड अलॉटमेंट कैन बी मेड ऑन एन ओरल रिक्वेस्ट, इट मस्ट बी अगेंस्ट रिटर्न एप्लीकेशन ओनली। सो ऐसा ओरली मतलब रिक्वेस्ट पे अलॉटमेंट नहीं किया जाता है, रिटर्न एप्लीकेशन ही होना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद रीजनेबल टाइम्स का मतलब क्या, मैंने बताया था कि मतलब कम से कम 60 दिन का समय होना चाहिए ना। देखो, द अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम, अदरवाइज द एप्लीकेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, दैट इज एप्लीकेंट कैन रिजेक्ट इट। तो अलॉटमेंट जो है वो कम रीजनेबल टाइम में ही होना चाहिए, वरना एप्लीकेंट जो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अलॉटमेंट को, ठीक है। एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, है ना। तो जब रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी जब मिल जाता है, जब वो एप्लीकेंट्स क्या करता है, मनी डिपॉजिट कर देता है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, शेयर को अलॉट कर देना चाहिए। आई बात समझ में। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, सी
द डिसीजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो सारी बातें एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए। इट मीन्स द कंपनी शुड इन्फॉर्म द इन्वेस्टर इन राइटिंग एंड देन शेयर एप्लीकेंट्स एंड कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कंपनी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को राइटिंग में देना चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो सारी बात बता देनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों एप्लीकेंट्स और कंपनी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसका मतलब क्या होता है, सी द अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, दैट इज इट मस्ट बी मेड ऑन द सेम टर्म्स स्टेटेड इन द एप्लीकेशन। जैसा एप्लीकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया वैसा ही बेसिस पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर को इशू करना चाहिए। आई बाई समझ में, तो वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। मीन्स नो चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट और न्यू कंडीशन कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो शेयर को अलॉट करते वक्त कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, ना ही कोई न्यू कंडीशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अलॉटमेंट शुड नॉट बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ। इसका मतलब क्या होता है, सी अ कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर बाय वायलेटिंग और contradicting any other existing law. For example, shares cannot be allotted to a minor. इसका मतलब क्या है कि कंपनी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को, लॉ को मतलब वायलेट करके अपना अलॉटमेंट नहीं कर सकती, ठीक। कानून को तोड़ के मतलब वो नहीं कर सकती कोई भी काम, ठीक है। जैसे कि वो माइनर को, एग्जाम्पल के तौर पे वो माइनर को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। सो एनी सच कॉन्ट्रावेंशन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफॉल्ट शाल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000। तो अगर वो उसको, अगर ऐसी कंपनी पाई जाती है जो मतलब रूल्स लॉ के खिलाफ जाती है, ठीक है, और शेयर्स को अलॉट करती है, तो क्या होगा, जितने भी ऑफिसर है उनको पनिशेबल किया जाएगा, पनिश किया जाएगा और उनसे फ़ाइन भी लिया जा सकता है 5,000 रुपये तक का। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा अलॉटमेंट शेयर, उसके प्रोविजन यानी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंडीशन हमने देखा, उसमें देखा कि रजिस्टर प्रोस्पेक्टर रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी रहेगा तो स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टर होगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी है ना, एप्लीकेशन मनी होता है, उसमें फिर डिपॉजिट नहीं, तो एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट करना पड़ता है, कंपनी को अपने पास नहीं रख सकती। उसके बाद कम से कम 90% तक का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कब से कब तक बंद हो सकती है, ये भी मैंने बताया आपको, है ना। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ अलॉटमेंट वर्क, अगर पब्लिक कंपनी रहेगी तो वो 5 दिन के बाद चालू कर सकती है, और अगर प्राइवेट कंपनी तो 3 दिन में अपना काम चालू कर सकती है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है तो कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है, वरना ऑफिसर पनिशेबल रहेंगे। उसके बाद परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन लेनी पड़ती है, और जो स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले रहे हो उसका नाम मेंशन होना चाहिए प्रोस्पेक्टर पे। और लास्ट में हम देखा अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी, है ना, वो बैंक का मर्चेंट को अपॉइंट करती है जो मैनेजर की तरह एक्ट करता है। आई बात समझ में, तो ये सारी थी स्टैट्यूटरी कंडीशन। उसके बाद हमने देखा जनरल कंडीशन, जिसमें पहला पॉइंट हम देखा प्रॉपर अथॉरिटी की, उसके पास अथॉरिटी होती है शेयर को अलॉट करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। उसके बाद अलॉटमेंट अगेन एप्लीकेशन ओनली, मतलब जब तक रिटर्न में नहीं आएगा एप्लीकेंट से तब तक अलॉट नहीं कर सकते शेयर को। उसके बाद रीजनेबल टाइम, एक फिक्स टाइम होता है, उसी में उनको क्या करना पड़ता है, शेयर को अलॉट करना पड़ता है 60 दिन का करीब। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो भी बातें हैं वो सारी लिखित में कंपनी को देनी चाहिए इन्वेस्टर को। उसके बाद एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट में हमने देखा अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब कंपनी जो है वो लॉ के अगेंस्ट जाके कोई भी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। आई बात समझ में, ठीक है चिल्ड्रन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।